फिलिप का चेहरा दिखा, हाथों में ट्यूलिप का ताज़ा फूल लिए हुए। पास आकर उसने धीरे से माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी हो प्रिया? बिल्कुल ताज़ा, इन फूलों की तरह। हम दोनों हंस पड़े थे। जूडी तुम्हें याद कर रही थी प्रिया। तुमको कम से कम 10 दिन के लिए आराम की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे लिए ड्यू बर्बिन में होटल बुक कर दिया है। एकदम देखने लायक जगह है। सेती स्टेपा में दुनिया के मशहूर लोग छुट्टियां बिताने आते हैं। महंगा होगा प्रिया, यू कैन अफोर्ड इट। फिर भी पता नहीं तुम भारतीय स्त्री अपने को प्यार क्यों नहीं कर पाती। तुमने अपना पैसा खुद कमाया है, क्या सुख का इतना भी अधिकार तुम्हें नहीं? और खासकर उस वक्त जब तुम बीमार हो। ओह फिलिप, तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूँ? क्या इसकी ज़रूरत है? क्या पिछले 15 वर्षों की दोस्ती में हम इतना भी एक दूसरे के काम नहीं आ सकते? असल में जूडी का मन था कि हम तुम्हें अपने घर वालवाइक में रखते, मगर मैं जानती हूँ कि तुम ज़्यादा वक्त अपने साथ बिताना चाहोगी। और हाँ, जब मन उब जाए तो हॉलैंड आ जाना। मेरी आंखें छलछला आई। इतने वर्षों की दोस्ती, फिर भी साल में कितनी बार हम मिल पाते हैं? पर जब भी मिले आधी आधी रात तक कॉफ़ी पर बातें। फिलिप और जूडी मेरे अतीत और वर्तमान में पूरी तरह घुले हुए थे। संजू पिता की संपत्ति बनकर रह गया। बीच बीच में मुझसे मिलने आता जरूर था, पर जैसे सहमा हुआ था। मैं ही नहीं चाहती थी कि हम दोनों इस दोगली ज़िंदगी में यह लड़का पिसता रहे। मेरा मुख देखे तो मुझे खुश करने की चेष्टा करे, और नरेंद्र, वह तो बिना जूता रगड़ाए इसे चवन्नी भी नहीं देता था। धीरे धीरे संजू नरेंद्र की मुट्ठी में बंद होता गया और बाप के डर से मुझसे दूर। नरेंद्र हमेशा ही मुझे एक हेल्दी एनिमल लगा। मैं लंदन से लौटकर कहाँ गई थी? अस्पताल में यह मेरा तीसरा दिन है। सुबह काफ़ी देर बगीचे में टहलती रही। डॉक्टर ने आज दिन भर और रहने को कहा है। कल सुबह ड्यू बर्बिन चली जाऊंगी। नीना से भी बात हो गई। बार बार लड़की यही कह रही थी कि भाभी आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। खिड़की के सफ़ेद पर्दों पर शाम की धुंधली छाया, एक उदास फीका माहौल। आकाश के उजाले पर रात की स्याही ने अपने दांत गड़ा दिए हैं। अतीत की हिलती डुलती परछाइयाँ। मैं करवट बदलती हूँ। आंखों के सामने बचपन की एक शाम तैर जाती है। मैं स्मृति की पगडंडी पर संभाल कर कदम रख रही हूँ। कभी आंचल झाड़ियों से उलझता है, कभी पैर में नुकीले पत्थर चुभते हैं, कभी सामने कोहरे के बादल, सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और कभी पैर के नीचे ठंडी ओस की बूंदें मुझे मेरे आंसुओं की याद दिलाती हुई कहीं दूर पीछे छूटा हुआ अतीत ठंडी सांसें भर रहा है। 9.5 साल की एक छोटी लड़की शाम से जंगले पर चुपचाप बैठी हुई है। आज वह खेलने भी नहीं नीचे उतरी। सहेलियां आई, उसने झिझक दिया। खामोश निगाहें दीवार पर बड़ी होती छायाओं को चुपचाप देख रही है। सूरज डूब गया। वह वहीं बैठी हुई है। हवा में ठंडक बढ़ गई है। दाई माँ स्वेटर पहन ना गई, उसने पहन लिया। खाने के लिए पूछा तो फिर मना कर दिया। सामने वाले मकान में अपनी दोस्त चित्रा के घर भी खेलने नहीं गई। कौन है यह लड़की? हाँ, यह मैं हूँ। हाँ, यह मैं हूँ। अपना बचपन मुझे याद आ रहा है। बचपन की वह घटना क्या मैं भूल पाऊँगी? रात के 9:30 बजे थे। अब सोने का समय था। मेरी माँ के घर गुप्ता हाउस में सब कुछ रूटीन से बंधा होता है। दाई माँ मेरी नाइटी, पैंटी, बदन पोंछने का तौलिया, पाउडर, सब चीज़ें एक एक कर रखती जा रही थी। ऐसे समय में मैं बहुधा चुपचाप बैठी रहती थी। कपड़े रखकर दाई माँ दूध और टोस्ट लेकर आ गई। ले बिटिया, तनी दूध पी ले तो, और अब चलो, सोने का टाइम हो गया। दूध पीकर मैं बाथरूम में घुसी, ब्रश किया। पता नहीं क्यों मैं
माँ के सामने समीज पहनकर भी नहीं जाते थे, पर दाई माँ से मुझे कभी शर्म नहीं आई। मैंने फिर पैंटी बदली, नाइटी के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब तक दाई माँ की नज़र मेरी पैंटी पर पड़ी। सफ़ेद पैंटी में खून के धब्बे। अरे दैया, ई का भइल? ई खून कहाँ से? अभी तो 10वां बरस लगा है। अरे भगवान, हमार बिटिया का ई का किए? दाई माँ, यह अम्मा वाला खून नहीं है, वो जो हर महीने होता है। तब दाई माँ की आवाज़ में दहशत थी। बड़े भैया ने आज मुझे, अरे जालिम, अरे कसाई, अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा। हम तो ओकर हाल सब जानत हैं। बाबूजी का डर से कुछ नहीं जात, बोल नहीं पात। दाई माँ, भैया ने यह क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी दाई माँ, विश्वास करो। मना करने पर उन्होंने ऐसे ज़ोर से थप्पड़ मारा कि दाई माँ, मैं अम्मा से बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी। अरे मोर बिटिया, नहीं, तोहार कुंवारपन खत्म हो गई, कच्ची कली नहीं बिटिया, नहीं। ये बात किसी से कभी जिन कहियो। कहते कहते दाई माँ ने मुझे छाती से लगा लिया। उनकी आँख से टप टप आंसू गिर रहे थे। दाई माँ की ममता ने मानो जमी हुई बर्फ़ की डाली को खौलते हुए पानी में डाल दिया हो। रोई जा रही थी। मुझे अचानक समझ में आ गया, मानो मुझसे कहीं कोई भयंकर गलती हो गई, अपराध, पाप। हाँ, जिंदगी में पाप का बोध पहली बार हुआ। दाई माँ, अम्मा मुझे क्यों मारेगी? भैया ज़बरदस्ती बाथरूम में ले गए, फिर कहा पैंटी उतारो। मैंने पूछा क्यों? मैं नहीं उतारूंगी। उन्होंने बहुत ज़ोर से तमाचा मारा। दाई माँ, बाबूजी के जाने के बाद घर के बड़े तो भैया हैं। अम्मा हमेशा भैया की तरफदारी करते हैं। अम्मा कहती है यदि भैया नहीं होते तो हम सब भूखों मर जाते। मैं हुमुक हुमुक कर रोती जा रही थी और टूटती झिल्लियों में टुकड़ा टुकड़ा बातों की माला। मेरी गलती नहीं दाई माँ। भाभी जी जब भी पीहर जाती है, भैया इसी तरह छेड़ते रहते हैं। पिछली बार जब भाभी जी पीहर गई थी, तब भैया ने मेरे सामने अपनी पैंट का बटन खोल दिया था। मैं कमरे से भाग गई थी। दाई माँ ने कलेजे से लगा लिया। सुन बिटिया, हमार कहा मान और ज़िंदगी में ये सब बात कभी किसी से जिन कहियो। अपन पति परमेश्वर से भी नहीं, और सब समय हमार हाथ साथ रहो ना बिटिया। हम तो के छोड़कर कहीं नहीं जाओ। हमारे देश भी नहीं जाए दाई माँ, अपने देश भी नहीं दाई माँ। सच बता, मेरे पास ही रहेगी ना दाई माँ? इस घर में खाली तू ही तो मुझे प्यार करती और कोई प्यार नहीं करता। या फिर बाबूजी मुझे प्यार करते थे? बाबूजी इतनी जल्दी क्यों चले गए दाई माँ? का जाने बिटिया, ऊपर वाला की मर्जी। मेरा छोटा सा दिमाग सोचने में व्यस्त हो गया। पलंग पर परी परी सोच रही थी, बाबूजी ऐसे कैसे चले गए? अब भी कभी कभी लगता है मानो वे खराव पहने हॉल में चहलकदमी कर रहे हैं। बाबूजी उस दिन ऑफिस गए और लौट कर नहीं आए। रात 12 बजे खाली गाड़ी लेकर ड्राइवर लौटा था और फुटपाथ पर चीखते हुए गिर पड़ा था। बड़ा बाबू अब नहीं रहे, उनका हार्ट फेल हो गया। दाई माँ ने मुझे नींद से उठाया था। अरे मोर बचवा, बड़ा अनर्थ हो गई। बड़ा बाबू का ऑफिस में हार्ट अटैक हो गई। हमार देवता जैसन मालिक नहीं रहले। अरे भगवान, ई का जुल्म कैले रे। दाई माँ ज़मीन पर सर पटक रही थी। अम्मा के कमरे से रुलाई की आवाज़ आ रही थी। मैं दौड़ती हुई अम्मा के कमरे में गई। वहाँ अम्मा दीवार पर अपना सर टकराए जा रही थी। सरला जी रोते रोते अम्मा से कह रही थी, अम्मा हिम्मत रखिए, आपके अलावा हम लोगों का और कौन है? बड़े भैया काम से रंगून गए हुए थे, कल सुबह ही लौटने वाले थे। भैया की रईसी बाबूजी को अच्छी नहीं लगती थी। रोज़ सिलाए जाने वाले नए नए सूट, सेंट से महकता हुआ रुमाल, बालों में ब्रिल क्रीम, सबकी जिस दिन भैया जा रहे थे उस दिन बाबूजी ने अम्मा से कहा था, विजय की माँ, तुम समझ लेना, यस रुपया कमाएगा तो रख नहीं सकेगा। इसके रईसी बहुत है। और अम्मा उफन पड़ी थी, आप तो रात दिन छोड़े के पीछे पड़ते रहते। जाते वक्त शुभ शुभ तो बोलिए। बाबूजी हमेशा कम बोलते थे। जब अम्मा का प्रलाप शुरू हुआ तब वे धीरे धीरे से उठकर अपने कमरे में चले जाते। बाबूजी का कमरा हम बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता था। बाबूजी की
वाली खाट पर बड़ा सा मोटा गद्दा। बाबूजी के पीछे पीछे हमेशा छोटे भैया चलते, फिर फिरोज और मैं, तब बड़ी जीजी। दोनों बच्चे, रवि जिसको हम लोग बुल्ली पुकारते थे और नीलू, बुल्ली और नीलू पराए हमारे यहाँ ही रहते थे। हम चारों, सरोज, बुल्ली, मैं, फिर नीलू। सब में साल साल भर का फ़र्क था। अम्मा का दाहिना हाथ थे बड़े भैया और बायां हाथ थी सरला जीजी, जिन्हें घर में सल्लो कहकर पुकारा जाता। सल्लो जीजी बड़े घर में ब्याही थी। जीजाजी काले और बदसूरत थे। बाबूजी का मन नहीं था कि रिश्ता मामा जी लेकर आए थे। खानदानी घर, जूट मिल, कॉटन मिल, बैरकपुर में लोहे का कारखाना, चाय का बागान। मामा जी अम्मा को समझा रहे थे, तुम समझकर देख पाई। अपने तो घर बैठे लॉटरी उठ गई। सरला का भाग्य, नहीं तो कहाँ वे और कहाँ हम। बाबूजी भड़क उठे थे। उस सटोरिये की कितनी गुणगाथा गाओगे जय कुमार? कल सट्टे में उसके जूट मिल, कॉटन मिल सब बिक जाएंगे, और उसने कैसे पैसे कमाए क्या मैं नहीं जानता? और मैं अपनी दूध सी बेटी उस काले कौवे से ब्याह कर दूं? क्या कमी है मेरे घर में? थोड़ा धन की ही तो कम मिलेगा। आखिर हमारा खानदान है। खानदान की बात सुनकर अम्मा भड़क उठी थी। बस रहने दीजिए अपने खानदान की गुण गाथा। शौर भी है किसी को यहाँ? सासू जी को मैं समझा कर हार गई कि धोती के नीचे पेटीकोट पहन लिया कीजिए, पर नहीं, वह क्यों मानने लगे। अभी उस दिन भागवत की कथा सुनने रुंगटा हाउस गई तो जमुना मौसी ने टोक ही दिया, कस्तूरी तेरी तो सास बहुत ही फुहर है, धोती के नीचे पेटीकोट नहीं पहनती। मामा जी के चेहरे पर एक तिकोनी मुस्कान खींच गई थी। बाबूजी ने हथियार डाल दिए। ठीक है, तुम बेटी की माँ हो, यदि तुम्हें और तुम्हारे भाई को यह रिश्ता पसंद है तो ठीक है। बस भैया उससे कह देना 1 लाख लाऊंगा, चाहे जैसे खर्च करवा ले, बाद में मेरी इज्जत नहीं ले। अरे जीजाजी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अगले के घर में क्या कमी है? सेठानी चवन्नी के साइज के 5-5 हीरे पहनती है। 5 हीरे वाली करोड़पतियों की बात मैं प्राय अम्मा से सुना करती। दोनों कंगनों में 2 चवन्नी के बराबर हीरे, 1 नाक की कील और 2 उंगलियों में। मुझे तो पता नहीं क्यों शुरू से ही मोटे मोटे हीरे भद्दे लगते हैं, पर मामी जी पहनती थी और जमुना मौसी भी। 5 हीरे अम्मा के बदन पर भी थे, पर छोटे छोटे साइज के। अच्छा, उस समय जो 1 लाख रुपए लगाया गया था, 40 वर्ष बाद आज उसकी कीमत कितनी है? यानी करोड़ से ऊपर का दहेज बाबूजी ने दिया था। मैं पलंग पर लेट गई, फिर वहीं सोच का सिलसिला। इतने वर्षों बाद भी बाबूजी की याद आती है, आंखें भर आती है। हाँ, उस रात भी जब भैया ने मुझे बर्बाद किया था, मैं चुपचाप पाप की बोझिल चट्टान अपनी नन्ही छातियों पर रखे रोती रही थी। काश बाबूजी वापस आ जाते। क्या मरा आदमी फिर से जीवित नहीं होता? सो जा मोर बिटिया। अब सोच करके का भई? दाई माँ की ठंडी ममता भरी हथेली मेरी आंखें पोंछ रही थी। हम लोग 6 भाई बहन थे। बड़ी जीजी का नाम सुमित्रा, उनकी 14 की उम्र में शादी हो गई थी और 23 की उम्र तक 4 बच्चे। बड़ी जीजी की शादी के वक्त अम्मा की उम्र 28 थी। फिर थी मंजली जीजी, सरला, उसके बाद बड़े भैया विजय, फिर छोटे भैया अजय, और सरोज मुझसे 1 वर्ष बड़ी। पता नहीं मेरा नाम प्रिया किसने रखा। हाँ, अब याद आया, दाई माँ कह रही थी डॉक्टर अमृता कौर ने। मुझसे बड़ी सरोज, चुलबुली और शैतान। उसका चेहरा और रंग अम्मा पर था। सभी भाई बहन तो गोरे थे, पता नहीं क्यों मेरा ही रंग सांवला था। बाद में कॉलेज में मेरी सहेलियाँ मेरे रंग को उज्जवल श्याम वर्ण बोलती थी, और तीखे नाक नक्शे वाली प्रिया नाम की इस लड़की को पहले पल मिठास और गुनाई का कॉम्प्लीमेंट कॉलेज में ही मिला था। हाँ, तो सरोज, जब मर्जी हो भैया या जीजी लोगों की चुगली बाबूजी के सामने कर देते। उससे सब डरते थे। कब रो कर आसमान सर पर उठा लेगी कोई नहीं जानता। देखने में भोली भाली गुड़िया, पर 1 नंबर की चुगलखोर, जहर की पुड़िया।
भैया लोग सरोज को चिढ़ाते। सरोज की तुलना में मैं थी एक सीधी सादी भली लड़की। ड्यूबरविन होटल में 37 टेपा, मेरे कमरे का नंबर 211। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और खुद एक बेहतर आरामदेह कमरे में पाती हूँ। बड़ा सा बाथरूम, खिड़की से सटी हुई बालकनी, कमरे में 2 पलंग, डबल रूम को ही सिंगल चार्ज किया गया है। ईस्टर की छुट्टियों में होटल टूरिस्टों से भर जाता है। रोज़ के कितने डॉलर खर्च हो रहे होंगे। अपनी इस बेचैन पर मैं हंस पड़ी। फिलिप ने ठीक ही कहा था, तुम खुद से प्यार नहीं करती। भूख लगी है, कहीं भीतर कुछ बेहतर खाली महसूस हो रहा है। क्या करूँगी यहाँ? मगर यह चुनाव तो मेरा ही था। मैं ही अकेली रहना चाहती, और इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। रूम सर्विस को फ़ोन करके चाय और टोस्ट का ऑर्डर दिया हूँ। मादाम, आप क्रोसा लीजिए, अभी अभी बेकरी से आया है। मैं मन ही मन मुस्कुराई। होटल वाले मेहमान का काफ़ी ख्याल रखते हैं, या यूँ कहूँ उसे सुझाव भी देते रहते हैं। मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। चिड़ियों के पंखों से भरा हुआ मुलायम तकिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घंटी बजी, बेरा चाय लेकर आ गया, मगर चाय ना जाने क्यों इतनी बेस्वाद लग रही है, और क्रोसा भी अच्छी नहीं लग रही। अचानक क्या हुआ, मुझे अजीब तरह की मिचला रहा है। जैसे तैसे आधा क्रोसा और चाय निगलती हूँ। अब मैं सड़क पर हूँ। खुद को सहना बड़ा कठिन होता है। मैं वापस होटल की ओर लौट पड़ती हूँ। कुछ नहीं सोचना चाह रही, कुछ नहीं। पलंग पर लेटकर नींद की प्रतीक्षा करती रही। नींद कब आई पता नहीं। सुबह उठकर मैंने सोचा अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सुबह शाम इसी होटल में खाना है। यूँ ही खाने का महत्व मेरे लिए कम है। रोज़ का घूमना, घंटे 2 घंटे, कभी कभार 4 घंटे तक, और अब भी कैसा घूमना, दिशाहीन, लक्ष्यहीन और वर्तमान के झरोखे से बार बार झांकता हुआ अतीत। सिलसिलेवार तरीके से नहीं, बिल्कुल बेढब अपनी चाल से। इनको लिखूं भी तो कैसे, लेकिन यूँ अकेले रहने का एक लाभ है। भीतर बर्फ पिघली और तरल पारदर्शी चेतना घटी हुई घटनाओं को देख पा रही है। बहुत कुछ भीतर ऐसा है जिसकी अब मैं उपेक्षा नहीं कर सकती। मेरा यह निजी कोना काम की व्यस्तताओं के मुखौटे के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन अब यूं खुद को झलने से फ़ायदा, अकेले होने की पीड़ा, त्रासदी, आतंक, मैं क्या नाम दूं इसको। पर इतना प्रभाव तो मेरे मन पर पड़ा है। आंसुओं को मैं तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए सुखाती रही। पिछली 10 वर्षों से काम की व्यस्तताओं से उलझकर इस प्रश्न को मैंने बार बार पीछे धकेला है। यदि मेरे पास काम न होता या भाग दौड़ ना होती, तब क्या मैं जी पाती? और पिछली 10 दिनों से यह प्रश्न अपनी पूरी अस्मिता के साथ सामने रखा है। हाँ, जवाब दो, खोजो। ज़िंदगी जीने के और भी तरीके हो सकते हैं, मगर कौन सा तरीका? जूडी हमेशा से कहती रही, प्रिया, तुम अपनी डायरी लिखते रहो। औरत आज भी मूक है। उसके आंसुओं को दुनिया देखती है। उसके हिस्ट्रिया के दौरान उसके चीखने चिल्लाने पर लोग कानों पर हाथ रख लेते हैं। उसकी शिकायत भरी निगाहों को देखकर भी पुरुष अनदेखा कर जाता है। मगर शब्दों का अपना इतिहास होता है, और यदि वे छप जाए तब क्या उसकी यूं उपेक्षा करना संभव होगा? मगर जूडी, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी। तब लिखोगी जब अपनी जैसी लाखों हजारों के साथ संवाद स्थापित कर पाओगे। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे शब्दों को पढ़कर कौन कौन अपने घाव को सहलाएगा। किस औरत की गूंगी जबान अचानक बोल उठेगी, हाँ, यह सच है, बिल्कुल सच है। मेरे साथ भी ऐसा ही घटा है। आज यहाँ अपने परिचित माहौल से दूर सारे सहारे जब निचुड़ जाते हैं, जब प्याज की छिलकों की तरह कोई गर्त परत दर परत खोलता चला जाता है, तब हमारा अपना वास्तव, वह जो भी बाहरी दुनिया के साथ संघात के दौरान मैंने आत्मसात किया है, सतह पर तैर जाता है। ज़रूरत है उसे पहचानने की। परिस्थितियों का प्रभाव मुझ पर पड़ा, और वापस मैंने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत के अनुसार नई परिस्थितियां गढ़ ली। कितना चमत्कृत करता है अपनी खुद की नियति का स्वीकार उस समय जब आपको लगता है कि अब आप परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मात्र नहीं है। उस विराट की प्रक्रिया में मैं कैसे
हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलते चले जाते हैं। यह भाव ही हमें कितना बड़ा आत्मविश्वास देता है। जिंदगी कम से कम मेरी जिंदगी विरोधाभासों का बंडल रही है। उलझे हुए धागे, पड़ी हुई गांठें जानती हूँ सुलझा नहीं पाऊंगी, पर इसके साथ जीना तो मैंने सीख लिया है, और यह समझ ही मेरी ज़िंदगी के प्रति लगाव को जिंदा रखती है। यह एक ऐसा पुलक है जिसका शब्दों में वर्णन करना प्राय असंभव है। और आज तक यूँ अपने बारे में सोचते हुए ना मैं अपने से कभी इतनी दूर गई और ना कभी अपने इतने करीब आ पाए। एक ही पल में दोनों घटनाओं का घटना। जिंदगी के अचंभे कम नहीं होते। दो बड़े बड़े काले कौवे फरफराते हुए सर के ऊपर से निकल गए। अचानक एक खामोशी चुपचाप पत्तों पर ठहर गई। मेरी आंखें चौंक कर कौवे का पीछा करती वे होटल के गेट के पास वाली गुमटी पर बैठ गए। धूप की सुनहरी किरणें ओस की बूंदों को सुखाने लगी। मेरी बगल में जर्मन बूढ़े बुढ़ियों का जोड़ा मुस्कुराता हुआ निकल गया। जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरी आंखें इन वृद्ध दंपत्ति का पीछा करती रही। प्रेम, यह शब्द अपने आप में आत्मीयता की पूरी परंपरा को टकराता है। क्या यह अब भी बचा है? हाँ, इस जोड़े को देखकर तो लगता है कि प्रेम अब भी बचा है। कितने प्यार में बूढ़ा जर्मन अपनी पत्नी को कॉफ़ी का प्याला पकड़ाता है, बार बार उसके पैरों के पास परी शॉल को ठीक करता है। दोनों पूर्वी जर्मनी से हैं। वे अंग्रेजी नहीं जानते, मैं जर्मनी नहीं जानती। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर दूरभाषीय का काम स्वीटवार्ड जोसेफ ने किया। पता नहीं क्यों जोसेफ ने मेरा परिचय लेखिका के रूप में दिया, जबकि मैं लेखिका हूँ नहीं। उफ, अब याद आया, सारी कारस्तानी फ्लिप की है। मुझे एकांत चाहिए था और लेखक का इस देश में विशेष आदर। इस वृद्ध दंपत्ति को देखकर लगता है प्रेम की कोई सीमा नहीं। एक सुखी वैवाहिक जीवन से अच्छा कुछ नहीं है, मगर कितने लोगों को यह नसीब होता है। फिर मरे हुए संबंधों को ढोने की जरूरत, उठाकर फेंक देना चाहिए, बड़ा हल्का लगता है। अब जिंदगी स्वयं किसी और रस से अपना प्याला लबलबा भर लेती है। कमरे की खिड़कियों से सटा हुआ अंजीर का पेड़ और उसके बीच से झांकता हुआ नीला आकाश, कमरे से सटी हुई बालकनी जहाँ बैठकर आनंद के इस विस्तार में क्षितिज महल कल्पना है। लहरों की इस दुनिया की न शुरुआत और न अंत। मेरा साथ मेरा अकेलापन है, पर यह अकेलापन मुझे जीवन का अर्थ समझा रहा है। कैसे मैंने अपने आप को बचाया है, अपने मूल्यों को जीवन में संजोया है। हाँ, टूटी हुई, बार बार टूटी हुई, पर कहीं तो चोट के निशान नहीं। दुनिया के पैरों तले रौंदी गई, पर मैं मिट्टी के लौंदे में परिवर्तित नहीं हो पाई। 48 की इस उम्र में एक पूरी की पूरी साबुत औरत हूँ, जो जिंदगी को झेल नहीं रही बल्कि हंसते हुए जी रही है, जिसे अपनी उपलब्धियों पर नाज है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जिसकी गर्म हथेलियाँ हर किसी को अपने करीब खींच लेती है। नहीं, मैं आज अकेली नहीं, पहले कभी थी। मेरे लिए आज इस नीले आकाश का एक अलग अर्थ है। कभी तुमने इसके विस्तार को अपने दोनों आँखों से नापने की कोशिश की? नहीं नाप पाए ना। इसी को अपना अपना नजरिया कहते हैं। बचपन से मुझे बरामदे में बैठे बैठे चिड़ियों से संवाद या एकालाप करना अच्छा लगा था। मैं खुद ही प्रश्न करती, खुद ही उत्तर देती। एक दिन रेलिंग पर बैठी गोरैये से मैं न जाने क्या क्या बातें किए जा रही थी। मेरी उम्र रही होगी 5-6 वर्ष। सड़क की ओर खुलने वाली बरामदे में मोरे पर बैठी गोरैये से बतिया रही थी। अले अले गोलैये, बता दो तू आज कहाँ कहाँ से होकर आई? ओले, उस कौवे को देखकर क्यों डर गई? क्या खाया तुमने? कुछ खाया तुमने? क्या खाती है तू? बोल ना मेरी चिड़िया, मेरी अच्छी सी गलैया। अले बोल ना भाई। तू भी नहीं बोलती और इतने में जोरों का ठाका, हो ही। पीछे छोटा भैया, सरोज, नीलू और बुल्ली।